हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है, जहां एक्सेल सिखाने का सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हर इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हो या फिर आप एक अकाउंटेंट हो। ये सारे फंक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल्स, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और अपने इस एक्सेल स्किल्स को अप करें। तो आते हैं सिस्टम पे और एक एक फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम सीखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फंक्शंस का क्या यूज है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसे समझते हैं। फ्रीक्वेंसी फंक्शन तब हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक रेंज के अंदर वो वैल्यू कितनी बार आई है ये ढूंढना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसमें स्टूडेंट का डेटा है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट के सीरियल नंबर रखे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम है, यहाँ पे स्टूडेंट के कोर्स है और यहाँ पे उनका वेट दिया गया है जो कि केजी में है। अब हमने इन सारे स्टूडेंट को 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है। पहला ग्रुप है, हमें यह पता करना है कि 0 से 15 केजी में कितने बच्चे आते हैं, 15 से 30 केजी में कितने बच्चे हैं, 30 से 50 केजी में कितने बच्चे हैं, 50 से 70 केजी में कितने बच्चे हैं और 70 टू 100 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले की आर्गुमेंट की बात करें तो इसमें 2 आर्गुमेंट होता है, एक होता है डेटा एरे और दूसरा होता है बाइनरीज एरे। अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब जैसी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 आर्गुमेंट आते हैं, एक आता है बाइनरी एरे और दूसरा आता है डेटा एरे। तो पहले डेटा एरे में ये जो हमने सारे स्टूडेंट का वेट करके रखा है, इस वेट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें F4 कर देना है, देन लगा देना है कॉमा। अगला हिस्सा है हमारा बाइनरी एरे, जिसके लिए हमने ये रेंज क्रिएट किया था। तो इस रेंज में हम टॉप टू बॉटम ये वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? और इसे भी F4 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहां याद रखना है कि ना तो आपको कंट्रोल के साथ इंटर करना है, ना ही आपको शिफ्ट के साथ इंटर करना है, क्योंकि हमारा सारा डेटा वर्टिकली आने वाला है। तो इसलिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में एक साथ इंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एंटर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 0 से 15 केजी के बीच में हमारे पास 2 स्टूडेंट दिखा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 से 30 केजी के बीच में हमारे पास 8 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 8 स्टूडेंट 15 से 30 केजी में हैं। इसी तरीके से 9 स्टूडेंट है 30 से 50 केजी के बीच में, जो कि यहाँ पे आपको विजिबली दिख रहा होगा। और 50 से 70 के बीच में सिर्फ 2 बच्चे हैं और वो है ये एक बच्चा है जो 70 केजी के एबव है और वहां पे यह है ये रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक रेंज के अंदर जो भी आप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं कि कितनी बार ये वैल्यू आई है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे और दूसरे फंक्शन का नाम है इंडेक्स। दोस्तों, इंडेक्स फंक्शन अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फंक्शन है। इससे आप टेबल में से रो नंबर या कॉलम नंबर के बेस पर उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आप किसी टेबल के अंदर रो नंबर एंड कॉलम नंबर के बेस पर आप उस टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमें इस वाले टेबल के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम और उनकी साइज दी हुई है। यहाँ पे उस साइज में अभी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो दिया गया है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया गया है शर्ट और यहाँ पे हमें पता करना है एक्सेल की क्वांटिटी।
शर्ट में एक्सेल की क्वांटिटी अभी कितनी अवेलेबल है ये पता करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स लिखते ही आप देखेंगे इसके अंदर 3 आर्गुमेंट होता है। पहला आर्गुमेंट है एरे। एरे के अंदर हमने अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, कॉमा। अगला हिस्सा हमसे पूछा जाता है रो नंबर। अब रो नंबर हमें इस शर्ट का पता करना है तो टॉप से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो हमने दे दिया 4, कॉमा। अब हमें कॉलम नंबर चाहिए तो एक्सेल साइज का कॉलम नंबर यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और ये कॉलम नंबर हमारा हो रहा 5। तो यहाँ पे हमने 5 डाला और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो आ गया 25। आप चाहें तो शर्ट का एक्सेल में डेटा पता कर सकते हैं, राइट। तो इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप किसी टेबल के अंदर रो एंड कॉलम की पोजीशन बताकर वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे एक्सेल की जगह पे हमने डबल एक्सेल लिया और एंटर किया, तो ये ऑटोमेशन में नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने रो एंड कॉलम को मैनुअली डाला हुआ था। तो रो एंड कॉलम को अगर हम ऑटोमेट करना चाहते हैं कि हम रो एंड कॉलम मैनुअल ना देते हुए सिस्टम से ही पता कर ले, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट सीखना होगा मैच फंक्शन। तो आते हैं अगले फंक्शन पे। मैच फंक्शन क्या करेगा? मैच फंक्शन सेलेक्ट की गई वैल्यू कौन से रो नंबर पे है या फिर कौन से कॉलम नंबर पे है वो निकाल के देता, उसकी पोजीशन निकाल के देता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे ताकि आसानी से मैच फंक्शन को समझ सकें। हमने उन्हीं प्रोडक्ट में से सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हैं और उन्हीं साइज में से सारी साइज को हमने यहाँ मेंशन किया है। अज्यूम करिए कि आपसे हम कह रहे हैं कि स्वेटर इस पूरे टेबल के अंदर कौन से रो नंबर पे है आपको पता करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इक्वल टू लगाना होगा, फिर लिखना होगा मैच। मैच के अंदर भी 3 ही आर्गुमेंट आते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके बारे में पता करना है। अभी के केस में हमें स्वेटर के बारे में पता करना है, तो स्वेटर हमारे लिए फिलहाल लुकअप वैल्यू हो गई। अब सेकंड हिस्सा है, इस स्वेटर को कहाँ पे चेक करना है, उसे कहते हैं लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारा ये सारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे जाके हमें स्वेटर की पोजीशन पता करनी है। अब जैसे ही स्वेटर इस पूरे रो के अंदर या इस पूरे टेबल के अंदर मिल जाए, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम 0 डाल देते हैं। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो अगर आप यहां से काउंट करेंगे, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, जैकेट एंड स्वेटर, स्वेटर 5 नंबर पे है, आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम का भी पोजीशन पता करना है तो वो भी आप पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है मैच, लुकअप वैल्यू के अंदर लार्ज को लेना है और लुकअप एरे के अंदर ये सारी साइज को हमें लेनी है। कॉमा लगा के एग्जैक्ट पोजीशन मांगेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे लार्ज जो है वो आपके 3 नंबर कॉलम पे है। तो जो काम हम पहले इंडेक्स के अंदर मैनुअली दे रहे थे, रो एंड कॉलम, उस चीज को अब हम मैच फंक्शन से ऑटोमेट कर देंगे। कैसे? आते हैं इस एग्जांपल पर। मान लीजिए आपको बोला गया कि जो जैकेट है स्मॉल साइज में कितनी अवेलेबल है वो पता करना है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स मैच का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने लिखा इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है एरे, इसके लिए हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब हमसे रो नंबर मांगा जा रहा है। तो हम भी अभी कुछ देर पहले हमने सीखा कि रो नंबर मैच फंक्शन से कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया मैच। अब इसके अंदर जो सबसे पहला हिस्सा है वो है लुकअप वैल्यू। तो अभी हमें जैकेट का जो रो नंबर है वो पता करना है। तो जैकेट हमारे लिए हो गई लुकअप वैल्यू, और जिस जगह पे इसे चेक करना है, पता करना है, वो है ये वाली हेडिंग जहां पे हमने सारे प्रोडक्ट दिए हैं, और एग्जैक्ट के लिए ले देंगे 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूं।
कि यह मैच फंक्शन हमें इस जैकेट का रो नंबर निकाल के यहाँ पे दे देगा। लगा देते हैं कॉमा। अगला आर्गुमेंट है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर जो कि साइज के लिए हमें चाहिए, तो फिर से हमने लिखा मैच। लुकअप वैल्यू के अंदर हमने स्मॉल को लिया। लुकअप एरे के लिए हमने ये पूरी हेडिंग ले ली और कॉमा लगा के यहाँ पे भी हमने एग्जैक्ट 0 लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स का भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडेक्स हमने लगाया जिसमें एरे में हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। अब हमसे रो नंबर मांगा गया, तो रो नंबर के लिए हमने मैच फंक्शन लगाया जिसमें जैकेट का रो नंबर हमने यहाँ पे निकाल दिया और कॉलम नंबर के लिए फिर से हमने मैच लगाया और इस स्मॉल का हमने यहाँ पे कॉलम नंबर निकाल दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देखेंगे 26 आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं 26 ही है। अब इसमें फायदा क्या हुआ? अब यहाँ से जो भी हम प्रोडक्ट देंगे उसी के बेस पर ये डेटा पता होगा। जैसे अभी हमें चाहिए शर्ट के बारे में, तो हमने लिखा शर्ट और कर दिया एंटर। तब आइए शर्ट पे देखिए 29। इसी तरीके से हमने शर्ट की जगह पे जीन्स दिया और एंटर कर दिया, तो जीन्स का आप देखिए 20 स्मॉल साइज में अवेलेबल है। अगर हम चाहें तो साइज को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए लार्ज साइज में, हमने एंटर किया तो यहाँ पे आ गया 22। तो अगर आप देखेंगे जीन्स का लार्ज साइज में आपके पास 22 ही है। इसके अलावा आप एक्सेल या डबल एक्सेल की साइज को भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 सही आउटपुट आ रहा है। तो इंडेक्स मैच से आप वी लुकअप के अंदर जो प्रॉब्लम है, वी लुकअप जो वर्टिकली वर्क करता है, ये बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड से आप इससे काम करा सकते हैं। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ा और आसान हमारे लिए हो जाए। इस केस में हमने ये सेल्स डेट है, ये सेल्स प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमने अमाउंट दिया है कि कौन से डेट पे कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट का सेल हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि 11 जनवरी 2024 को स्पीकर टोटल कितना सेल हुआ है। तो इस केस में भी हम इंडेक्स और मैच का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, या फिर यहाँ कहीं नीचे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसे मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स। अब सबसे पहला हिस्सा क्या रहेगा? एरे। तो हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे लगा दिया कॉमा। अब दूसरा हिस्सा है रो नंबर। तो रो नंबर हमें 11 जनवरी 2024 का पता करना है, तो इसके लिए हमने मैच फंक्शन को ऐड किया। लुकअप वैल्यू में 11 जनवरी 2024 डेट को सेलेक्ट किया और लुकअप एरे में हमने ये पूरा डेट वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाकर एग्जैक्ट पोजीशन के लिए 0 दिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा। अब हमें चाहिए स्पीकर का कॉलम नंबर, तो इसके लिए फिर से हमने मैच फंक्शन लगाया और लुकअप वैल्यू के अंदर हमने स्पीकर को ले लिया, कॉमा रखा। अब अगला हिस्सा है लुकअप एरे। तो इसके लिए ऊपर जो हेडिंग हमने दी है प्रोडक्ट की पूरी, टॉप टू बॉटम हम पूरा यहां से यहां तक लेफ्ट टू राइट पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं और एग्जैक्ट पोजीशन के लिए 0 डाल दिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे मैच का, फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंडेक्स का। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देखिए 4642 प्रोडक्ट हमने सेल किया है, या इतने रुपए का। आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमाउंट बन रहा है। तो अगर आप 11 तारीख के डेट पे आएंगे और प्रोडक्ट में स्पीकर देखेंगे तो आपका सेम अमाउंट आ रहा होगा 4642। अगर हम यहाँ से कोई डेट बदलना चाहते हैं तो हम डेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 4 तारीख का, तो 4 तारीख में हमने बेचा है 3501। आप यहाँ पे आकर स्पीकर का चेक कर सकते हैं, 3501 प्रोडक्ट या फिर इतने रुपए का हमने बेचा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बस प्रोडक्ट को आप चूज करिए। जैसे हमने स्पीकर लिया तो 4 तारीख में 3087 स्पीकर या 3087 रुपए का स्पीकर बेचा। इसी तरीके से हम किसी और प्रोडक्ट को ले लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका यहाँ पे है, तो 4 तारीख में 3021 का बेचा। राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हम चीजों को करने वाले हैं।
पहले आप एग्जाम्पल समझिए, फिर इसमें हम अपने ट्रिक या फिर फंक्शंस का यूज करना सीखेंगे। एज्यूम करके चलिए कि आपसे बोला जा रहा है कि आपको 4 जनवरी 2024 में हमने जितने रुपए का भी माउस बेचा और कीबोर्ड दोनों का टोटल चाहिए। कीबोर्ड का भी टोटल चाहिए और माउस का भी टोटल एक साथ चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 तारीख को, तो हमने जो कीबोर्ड बेचा है वो है 3021 रुपए का और जो माउस बेचा है वो 3962 रुपए का। अब जो हमें आउटपुट आना चाहिए, ये दोनों को ऐड करके यहाँ दिखाना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम सिंपल बी लुकअप से तो काम या फिर सिंपल इंडेक्स मैच से काम नहीं कर सकते। हमें इंडेक्स मैच को 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम डेट पे हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट पता करने हैं। कैसे होगा, चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स। अब सबसे पहला हिस्सा एरे, तो इसके लिए हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। अब हमें 4 जनवरी 2024 का रो नंबर पता करना है, तो इसके लिए हमने लिख दिया मैच। लुकअप वैल्यू में हमने इसे लिया, कॉमा, लुकअप एरे के अंदर पूरा डेट हमने ले लिया, कॉमा, और यहाँ पे 0 लगा दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, तो यहां से हमें 4 जनवरी 2024 का रो नंबर मिल जाएगा। अब हमें चाहिए माउस का कॉलम नंबर, तो यहाँ पे फिर से हमने मैच लगाया और लुकअप वैल्यू के अंदर हमने माउस को रखा। लुकअप एरे के अंदर ये हेडिंग्स हमने सेलेक्ट कर ली, एग्जैक्ट के लिए 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एक बार और ब्रैकेट क्लोज किया। अब कर देंगे एंटर। तो अभी के केस में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ माउस का आउटपुट आपके सामने आया होगा 3962। बट हमारी कहानी ये है कि भाई हमें सिर्फ माउस का नहीं चाहिए, हमें कीबोर्ड का एक साथ में चाहिए। तो जो भी फंक्शंस अभी हम लगाए थे F2 करेंगे और इसके आगे प्लस लिख देंगे। अब दूसरा हिस्सा की इसी डेट पर हमें कीबोर्ड का भी निकालना है, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स और यहाँ पे एरे के अंदर फिर से ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और रो के लिए हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। सेम डेट को सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू के अंदर और लुकअप एरे के अंदर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा यूज करेंगे, एग्जैक्ट के लिए 0 लगाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो 4 जनवरी 2024 का रो नंबर पता चल जाएगा फॉर कीबोर्ड, कॉमा। अब हमें कीबोर्ड का कॉलम नंबर पता करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा मैच और लुकअप वैल्यू के अंदर इस बार हमने ले लिया कीबोर्ड को, कॉमा लगाया। लुकअप एरे के अंदर हमने ये पूरी हेडिंग ले ली, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, पहले मैच फंक्शन क्लोज किया और फिर इंडेक्स फंक्शन क्लोज किया। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू ऐड होके आ गई है। यहाँ पे देखिए 4 जनवरी को हमने कीबोर्ड और माउस का देखना था, तो आप चाहें तो मैनुअली एक बार प्लस करके देखिए। ये है 4 जनवरी में कीबोर्ड, राइट, और प्लस ये है उसका माउस, ऐड करिए तो 6983, जो कि बिल्कुल सही आउटपुट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब इसमें फायदा क्या होगा कि हम इस डेट पर या किसी और डेट का डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कि हम देखना चाहते हैं 8 जनवरी 2024 का डेटा, तो 8016 का हमने प्रोडक्ट बेचा है, माउस और कीबोर्ड। इसी तरीके से अगर हम किसी और डेट का देखना चाहते हैं तो उस डेट का भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड की जगह पे आप स्पीकर या फिर प्रिंटर का देखना चाहते हैं, तो इस बार प्रिंटर और स्पीकर का निकल के आया। अगर हम प्रिंटर की जगह पे मॉनिटर चाहते हैं तो प्रिंटर और मॉनिटर का जो टोटल आया वो 6006 रुपये। होप कि आपको डबल इंडेक्स कैसे यूज करते हैं ये आइडिया आ चुका होगा। अगला फंक्शन हमारा है लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन हमें क्या करता है, इसके जरिए आपको एक कॉलम की कोई वैल्यू देख के उसी के सामने की दूसरे कॉलम से जो वैल्यू चाहिए उसे ये शो करता है। जैसे कि इस केस में अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे 8 तारीख का कोई 8 तारीख में हमने स्पीकर कितना बेचा है ये पता करना है, तो इस केस में हमने यहाँ पे सिंपल लिखा लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहला हिस्सा होगा लुकअप वैल्यू। अब हमने इसके लिए स्पीकर पे क्लिक किया और कर दिया कॉमा।
अगला हिस्सा होगा लुकअप वेक्टर। तो इस स्पीकर को कहां पे चेक करना है, तो हमने कहा यहां चेक करना है, कॉमा। अब यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर के लिए कहां से रिजल्ट लाना है, तो 8 जनवरी का डेटा है तो हमने यहां पे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर। अब अगर आप देखेंगे स्पीकर को 8 जनवरी पे, तो 3172 ही होगा। यहाँ पे देखिए स्पीकर और 8 जनवरी का डेटा यहाँ पे है स्पीकर का, तो यहाँ पे आ रहा है 3172। तो वी लुकअप के थ्रू या लुकअप के थ्रू आप जिस भी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू पता करना चाहते हैं उस रेंज में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला हमारा वी लुकअप है। वी लुकअप में आप सिंगल वैल्यू पता करना चाहते हैं या एक से ज्यादा वैल्यू पता करना चाहते हैं वर्टिकली, तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं वी लुकअप को। मान लीजिए हमें माउस का यहाँ पे सारा रिकॉर्ड पता करना है, तो इस कंडीशन में आपको बार बार यहाँ पे एक एक कॉलम नंबर बदलना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे एक हेल्प के लिए कॉलम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 दिया और यहाँ पे हमने 3 दे दिया। अब ये जो कॉलम नंबर हम बना रहे हैं मैनुअली टाइप करने से बचने के लिए, तो हमने यहाँ पे सारे कॉलम नंबर दे दिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप। तो यहाँ पे लिखिए वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर 4 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है लुकअप वैल्यू जो कि है माउस, यहाँ पे कर देंगे F4, कॉमा। टेबल एरे के अंदर हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी कर देंगे F4, कॉमा। और अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम इस कॉलम पे क्लिक करके कॉमा लगा देंगे और एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट करेंगे, क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखिए माउस जो है यहाँ पे देखिए माउस 3499 जो कि सही आउटपुट आया है। अब इस तरीके से लेफ्ट होल्ड करके हम राइट साइड में जब ड्रैग करेंगे तो बाकी सारी डिटेल्स भी आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। 1 जनवरी 2024 को हमने 3499 का बेचा, 2 जनवरी को 2970 का बेचा, 3 जनवरी को हमने 3252 का बेचा और 4 जनवरी को हमने 3962 का, और इसी तरीके से बाकी डेट का भी हमने यहाँ पे डेटा फेच करके ले आए। तो आप बी लुकअप को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बी लुकअप का कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल पर बी लुकअप और एच लुकअप की कंप्लीट वीडियो है जिसमें हमने 8 अलग अलग एग्जाम्पल और अलग अलग तरीके से आपको वी लुकअप और एच लुकअप लगाना सिखाया है। तो आप वहां से जरूर वी लुकअप को देखिए ताकि आप वी लुकअप को और अच्छे से समझ सकें। अगला शॉर्ट फंक्शन हमारा है एच लुकअप। एच लुकअप का सिंपल सा मतलब होता है डेटा सर्च करना लेकिन हॉरिजॉन्टली। इस लुकअप में बस डेटा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बाकी सारा फंक्शन बी लुकअप की तरह ही है। एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें स्पीकर का 4 जनवरी का ही डेटा पता करना है, बट इस बार देखेंगे डेट आपको वर्टिकल इस तरीके से दिख रहा है और आपके प्रोडक्ट इस तरीके से दिख रहे हैं, आपका टेबल हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अगर हम यहाँ पे स्पीकर का चेक करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप में सेम जैसा उसमें 4 आर्गुमेंट थे, इसमें भी 4 आर्गुमेंट थे। लुकअप वैल्यू में हमने लिया स्पीकर, कॉमा लगाया, टेबल एरे में विथ हेडिंग हमने लिया पूरा टेबल, यहाँ पे कॉमा लगाया, और अब हमें चाहिए रो नंबर। तो स्पीकर के लिए हम रो नंबर दे रहे हैं यहाँ से 1। देखिए 4 जनवरी का चाहिए तो 1 2 3 4, तो 5 नंबर पड़ेगा डेट के साथ में, 1 2 3 4 5। तो हमने रो नंबर 5 दिया, एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट किया, क्लोज और कर दिया एंटर। तो आप आके देख लीजिए यहाँ पे स्पीकर का बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। अगर हम स्पीकर की जगह पे किसी और का पता करते हैं, यहाँ पे मान लो स्पीकर का नहीं चाहिए, मुझे कीबोर्ड का चाहिए, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड टाइप करते हैं और कीबोर्ड का है 3021। 4 तारीख में ही आप कीबोर्ड का देख सकते हैं 3021 आ रहा है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली डेटा सर्च करना है तो आप एच लुकअप का इस्तेमाल करिए। अगला हिस्सा है काउंट इफ। काउंट इफ का इस्तेमाल हम कब और कहां करेंगे इसे भी समझ लीजिए। काउंट इफ किसी डेटा में से किसी एक क्राइटेरिया यानी कंडीशन के बेस पर आपको डेटा काउंट करके देता है। जैसे कि
इस केस में अगर हमें देखना है कि यहां से लेकर यहां तक में माउस हमने टोटल रिकॉर्ड माउस का क्या है, तो हम यहां पता कर सकते हैं काउंट टिप्स का। या हम ये पता करें कि हमने माउस कितनी बार बेचा है, तो ये भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें लिखना होगा काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है रेंज। तो रेंज में हमने ये पूरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और क्राइटेरिया के लिए हमने माउस पे क्लिक कर दिया। अभी करते हैं एंटर, तो देखिए आउटपुट में 1 आया, जो कि यहां पे हमारे पास एक ही माउस है, राइट। अगर हम यहाँ पे माउस की जगह पे रीजन पता करना चाहते कि ये रीजन कितनी बार है या इस रीजन में हमने कितनी बार सेल किया है, तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से रीजन पता कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें से कोई भी रीजन ले लेते हैं, सपोज ईस्ट रीजन। हम पता करना चाहते हैं कि ईस्ट रीजन में हमने कितना सेल किया है, सॉरी ईस्ट रीजन में, तो हमने यहाँ पे ईस्ट लिखा और यहाँ पे पता कर रहे हैं काउंट इफ का इस्तेमाल करके। काउंट इफ के अंदर सबसे पहला हिस्सा है रेंज, तो हम रीजन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और क्राइटेरिया यानी इस पूरे रेंज में हमें किसे देखना है, ईस्ट को। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 4 जगह पे आपको ईस्ट दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ पे 2 हो गया, एक 3 और एक 4। अगर हम ईस्ट की जगह पे नॉर्थ ढूंढना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे नॉर्थ टाइप करके एंटर करेंगे, तो नॉर्थ को हमने 3 बार सेल किया हुआ है, राइट। अगला हिस्सा हमारा है काउंट टिप्स। काउंट टिप्स को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझाता हूं ताकि आप और इजी तरीके से समझ सके। देखिए काउंट इफ, सम इफ और सम इफ्स, ये 4 ऐसे फंक्शन हैं जो ज्यादातर आपके कैलकुलेशन में काम आते हैं, डेटा एनालिटिक्स करने में काम आते हैं। अब इस टेबल में आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है उसका जेंडर दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं और उनकी मंथली सैलरी क्या है। अब इस जगह पे हमें पता क्या करना है, पहले वो समझते हैं। हमें यह पता करना है कि इस डिपार्टमेंट में कितने जेंडर काम करते हैं मेल में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में मेल कितने काम करते हैं वो पता करना है। तो इस कंडीशन में हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स में सबसे पहला आर्गुमेंट आता है क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढना है, तो हमने सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लिया और इन सारे डिपार्टमेंट में हमारी क्राइटेरिया फिलहाल है एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, क्राइटेरिया रेंज हमारा जेंडर बेस पे है, तो हमने जेंडर को सेलेक्ट किया और इन सारे जेंडर में फिलहाल हमें सिर्फ मेल को काउंट करना है। अब एग्जैक्टली कैसे काम करेगा ये समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि जहां जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा डिपार्टमेंट में और जेंडर में मेल होगा, सिर्फ उन्हीं को ये काउंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन है और जेंडर में मेल, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जेंडर में मेल, नीचे कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो इसे स्किप कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हमें मिला एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है फीमेल, मेल नहीं है तो इसे भी स्किप कर दिया जाएगा और आउटपुट में आपको सिर्फ 2 दिखेगा। यानी यहाँ पे जो आंसर हमें मिला वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2 मेल काम करते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे पता करना है फीमेल कितने काम करते हैं। तो फिर से हमने यहाँ पे इक्वल टू किया और यहाँ पे लिखा काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हमने पूरे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया 1 के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हमने सारे जेंडर को सेलेक्ट कर लिए और क्राइटेरिया 2 के अंदर हमने फीमेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट किया क्लोज और कर दिया एंटर। तो एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक फीमेल काम करती है, वो है ये। अब इसी तरीके से हमें बाकी सब का निकालना है, तो हम अगले हिस्से पे इसमें फ्रीज कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा काउंट टिप्स। सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 में ये पूरा ले लिया और यहाँ पे कर देंगे F4,
कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर हम ले लेंगे लॉजिस्टिक, कॉमा। दूसरा हमारा है क्राइटेरिया रेंज 2, उसमें हम ले लेते हैं जेंडर और इसे भी कर देंगे F4, कॉमा। और इसी तरीके से क्राइटेरिया 2 में हम मेल पे क्लिक करके मेल को भी फ्रीज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक में मेल 2 हैं। ये यहाँ पे लॉजिस्टिक में मेल है और यहाँ पे एक लॉजिस्टिक में मेल काम कर। अब इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, सबका डेटा अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से हम फीमेल्स के लिए भी देखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा काउंट टिप्स। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हमने सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया, F4 कर दिया, कॉमा। क्राइटेरिया 1 के अंदर हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक को लिया, कॉमा। क्राइटेरिया 2 के लिए हमने सारे जेंडर को सेलेक्ट किया, इसे भी फ्रीज कर दिया, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 के लिए हमने फीमेल को सेलेक्ट किया और इसे भी फ्रीज कर दिया ताकि नीचे हमारा सेल मूव ना हो, एंटर। अब इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। लॉजिस्टिक के अंदर कोई भी फीमेल काम नहीं कर रही है। सेल्स के अंदर 2 मेल हैं और 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। परचेस के अंदर 2 मेल हैं और कोई भी फीमेल नहीं है। HR के अंदर 2 मेल हैं, 0 फीमेल है। और फाइनेंस के अंदर 1 मेल और 1 फीमेल काम करते हैं। तो होप कि आपको काउंट टिप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सम इफ। सम इफ में हम डेटा को सम करके लेके आते हैं क्राइटेरिया के बेस पे। किसी नंबर डेटा से एक क्राइटेरिया के आधार पे उसका टोटल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी 3 डिफरेंट आर्गुमेंट होते हैं, एक एक करके यहां पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि इस पूरे टेबल में, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड टेबल है, कीबोर्ड हमने टोटल कितना बेचा है वो पता करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहां पे लिख रहे हैं इक्वल टू सम इफ। और जैसे ही आप सम इफ लिखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे आपको मिलेगा रेंज। रेंज के केस में हमारे पास ये पूरा हिस्सा रेंज का होगा, कॉमा। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम सिर्फ कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, कॉमा। और अगले हिस्से पे सम रेंज में हम सारी क्वांटिटी को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इस केस में सिर्फ एक बार कीबोर्ड मिला, यहाँ पे एक बार मिला 25 और एक और जगह पे कीबोर्ड होगा जहां पे हमने सेल किया है ये 20। तो हमने टोटल 25 कीबोर्ड सेल किया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तीन ही कीबोर्ड्स में एक जगह पे लिखा हुआ है वायरलेस कीबोर्ड और एक जगह पे लिखा है RGB कीबोर्ड। तो इन दोनों कीबोर्ड्स की वैल्यू वहां पे ऐड नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां पे भी कीबोर्ड है वो सबका चाहिए, चाहे वो वायरलेस हो, RGB का हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सबका चाहिए, तो हम यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, इसे भी सीखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ। अब लुकअप वैल्यू के अंदर हमें लेना है इसे, और क्योंकि इसके पहले और इसके आगे जो भी कुछ है उसको हमें इग्नोर करना है, मैच करना है सिर्फ कीबोर्ड को। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आस्ट्रिक्स और फिर से एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंड लगा देंगे। अब कीबोर्ड के पहले जो लिखा होगा उसे इग्नोर कर दिया जाएगा और इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से लगाते हैं एंड, और अगर कीबोर्ड के राइट साइड में भी कुछ लिखा है तो उसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं। बट हमारे केस में इस पूरे टेबल में सिर्फ लेफ्ट साइड पे लिखा है जैसे RGB कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, तो हम इन दोनों को इग्नोर करके जो चारों कीबोर्ड पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू चाहिए। तो अब हमें एंड की जरूरत नहीं है। लेकिन कीबोर्ड के आगे भी कुछ लिखा होता जैसे वायरलेस कीबोर्ड HP, तो HP को भी हम इग्नोर करा सकते थे। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा और क्राइटेरिया के लिए देखिए अभी सबसे पहला हिस्सा क्या हुआ वो देखिए, सबसे पहले हुआ रेंज, तो हमने रेंज में ये वाला हिस्सा ले लिया, कॉमा। अब हमसे क्राइटेरिया बोली जा रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा लगाने के बाद और यहाँ पे आस्ट्रिक, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर लगा देंगे एंड। एंड में किसको लगाना है, इसको। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कीबोर्ड के पहले लिखा होगा उसे आप स्किप कर दीजिएगा और जहां जहां कीबोर्ड मैच हो रहा होगा उसकी वैल्यू को आपको लुक करना है,
कॉमा लगा दिया। अब सम रेंज में हमने क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे तो अब देखिए अब 82 हमारा अमाउंट आ रहा है। यानी इस बार हमने इस वाले कीबोर्ड को भी काउंट किया, इस वाले कीबोर्ड को भी काउंट किया, और इस वाले कीबोर्ड को भी हमने काउंट कर लिया, और इस वाले कीबोर्ड की भी वैल्यू को हमने सम करके ले लिया। ठीक, तो आप वाइल्ड कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आपने सीखा। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सेलर के बेस पे हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सम इफ लगाएंगे, सबसे पहले रेंज में हमारे सेलर्स के नाम आ जाएंगे, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, कॉमा, और सम रेंज में हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक को हमने 40 सामान बेचा है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो पहला यहाँ देखिए 5 प्रोडक्ट है, फिर भारत को हमने 20 बेचा, तो ये हो गया आपका 25, और यहाँ पे हमने 5 बेचा, ये हो गया आपका 25 से 30, और यहाँ पे हमने 10 बेचा है तो 30 से हो गया 40। अगर आप चाहते हैं कि भारत का आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाए जो हमने यहाँ बेचा है, तो हम इसको कॉपी करके एक और हेडिंग बनाते हैं आपके सामने, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी की जगह पे हम टोटल अमाउंट पता करने वाले हैं। तो हमने टोटल क्वांटिटी को हटाया और यहाँ पे दे दिया टोटल अमाउंट। हम ये चाहते हैं कि हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक को टोटल कितने अमाउंट का सामान बेचा है वो पता करना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया भारत इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट पता करना। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, रेंज के अंदर हम सेलर्स के नाम को ले लेते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक, और सम रेंज के अंदर इस बार ये जो प्राइस वाला हिस्सा है टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो 890 रुपए के आसपास का सामान हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक को सेल किया हुआ है। क्लियर है इतना? अब अगला हिस्सा है फिर से सम इफ्स का। सम इफ्स सेम काम करेगा, बस इसके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगी। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना है लेकिन क्राइटेरिया एक से ज्यादा है, तो उसके बेस पर उसका टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए, अभी हमें यह पता करना है कि इस पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो मेल हैं, उनका टोटल सैलरी कितनी कंपनी पे कर रही है। एक बार दोबारा सुनिए, टेबल हमने प्रीवियस वाला लिया हुआ है, काउंटिव्स वाला। हमने उसमें एम्प्लॉय का नाम, जेंडर, डिपार्टमेंट और सैलरी लिया था। यहाँ पे भी सेम टेबल को रिपीट कर रहे हैं, बट इस बार क्वेश्चन हमारा बदल रहा है। हमें पता करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जितने भी मेल काम करते हैं उन सब की सैलरी टोटल करके लानी है, राइट? तो इस कंडीशन में सम इफ कैसे काम करेगा, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहला हिस्सा होगा सम रेंज, तो क्योंकि हमें सैलरी को कैलकुलेट करके लाना है टोटल करके, तो सैलरी का सम करेंगे। तो हमने सम रेंज में अपनी सैलरी को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पहला हिस्सा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी वो जगह जहां पे जाकर चेक करना है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया रेंज है डिपार्टमेंट, कॉमा, और इस पूरी रेंज में हमें चेक करना है एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है जेंडर, तो जेंडर को हमने अपना रेंज बनाया, और इसमें इस रेंज में चेक करना है मेल को। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 48,500 आ रहा है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जितने भी जेंडर मेल में हैं, उन सारे लोगों की सैलरी मिलाकर 48,500 हो रही है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 2 लोग काम कर रहे हैं, एक को मिल रहा है 23,500 और दूसरे को मिल रहा है 25,000। इसी तरीके से हमें फीमेल की भी सैलरी पता करनी है, तो फिर से लिखेंगे सम इफ्स। सम रेंज के अंदर हम पूरी सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिपार्टमेंट को पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसमें चेक करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा हिस्सा हमारा होगा जेंडर का, तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, और इसमें हमें देखना है फिलहाल फीमेल का। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो 26,800 एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी फीमेल काम करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक ही फीमेल काम कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जिनकी सैलरी है 26,800।
अब बाकी के लिए हम फिर से फ्रीज करना सीखेंगे। तो इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज के अंदर हम ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर रहे हैं, F4 करके कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हमने सारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, जहां पे भी F4 कर देंगे कॉमा। क्राइटेरिया 1 के अंदर हमने लॉजिस्टिक को लिया कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने सारे जेंडर को सेलेक्ट करके F4 कर दिया, फिर से कॉमा, और क्राइटेरिया 2 में हमने मेल को ले लिया। अब इसे भी F4 करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो 33,000 आ रहा है। लॉजिस्टिक में मेल की अगर बात करें तो एक लॉजिस्टिक आपका यहाँ पे आ रहा है 14,500 रुपया। दूसरा अगर हम लॉजिस्टिक देखें तो मेल यहाँ पे है 18,500 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 33,000 रुपया ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम फीमेल का पता करना चाहते हैं तो फीमेल का भी पता कर सकते हैं। सम रेंज के अंदर हमने सैलरी को लिया, F4 कर दिया और कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया टॉप टू बॉटम, F4 कॉमा, और इस पूरी रेंज के अंदर जो चेक करना है वो है लॉजिस्टिक। ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने टोटल जेंडर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और इसे भी कर दिया F4 कॉमा, और यहाँ पे इस पूरे जेंडर में फिलहाल फीमेल को पता करना है तो ये हो गया क्राइटेरिया 2। इसे भी कर देंगे F4, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। अब इसे नीचे की तरफ आप ड्रैग कर सकते हैं, सबका डेटा आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जिस फील्ड में कोई फीमेल नहीं काम कर रही है वहां पे आपको 0 दिख रहा होगा, और जहां जहां पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी ऐड होके आ गई होगी। अगर सिंगल हैं तो उनकी सैलरी रहेगी, और मल्टीपल हैं तो जितने भी लोग होंगे सबकी सैलरी को काउंट करके यहाँ पे सम करके दे दिया जाएगा। अगला हमारा जो फंक्शन है, दोनों को मिक्स करना है। एक तो काउंट इफ भी हमें आना चाहिए और सम इफ हमने ऑलरेडी इसे इस्तेमाल किया है, बट एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके लिए आगे इंटरव्यू में कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप उसे सॉल्व कर सकें। सबसे पहले सवाल से सुनते हैं और फिर उसके हिसाब से आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस वाले ही टेबल को यहाँ पे दोबारा लिया हुआ है और वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे दिया है। पहला सवाल यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में, देखिए इस पूरे डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले सारे लोग, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी टोटल सैलरी करके लानी है। इसी तरीके से ये पता करना है कि इस पूरे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। ऐसे ही लॉजिस्टिक में जितने भी लोग काम करते हैं सबकी सैलरी कितनी है और उसमें कितने लोग काम करते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे सम इफ और यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। चेक करते हैं। इक्वल टू सम इफ, पहले सैलरी कैलकुलेट लाते हैं। सम इफ के अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक होता है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज के अंदर हमने सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया कॉमा, क्राइटेरिया के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया कॉमा, और सम रेंज के अंदर हमने इस पूरी सैलरी को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो 75,300 इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं सबकी सैलरी कलेक्ट होके आ गई। अब ये भी पता करना है कि इस पूरे कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा इक्वल टू काउंट इफ। रेंज के अंदर हमने सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को चूज किया। एंटर करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 1, 2 और यहाँ नीचे देखिए 3, तो 3 लोग इसमें काम करते हैं। अब कैसे ड्रैग करेंगे तो उसके लिए भी देखिए इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले रेंज के लिए हमने डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और F4 कर दिया कॉमा। क्राइटेरिया के लिए हमें लॉजिस्टिक चाहिए तो हम नीचे आ जाते हैं कॉमा, और सम रेंज के लिए हमें सैलरी निकालनी है तो सैलरी को सम रेंज बना देते हैं। इसे भी कर देंगे F4, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। अब इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। अगले हिस्से में हमें फिर से नंबर ऑफ एम्प्लॉय पता करना है तो हम यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। रेंज के अंदर हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लिया टॉप टू बॉटम, और क्राइटेरिया के लिए लॉजिस्टिक, तो यहाँ पे F4 करके लॉक कर दीजिए और यहाँ पे लॉजिस्टिक पे क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब इसे आप नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। होप कि आपको काउंट इफ, सम इफ्स और काउंट इफ्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला हिस्सा हमारा है एवरेज इफ।
तो एवरेज इफ किस तरीके से काम करेगा वो समझते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने हर महीने 3 कैंडिडेट काम करते हैं, जैसे कि जैन में संदीप, सुधीर और आशीष है। इन तीनों ने अलग अलग प्रोडक्ट सेल किया और यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट है। अगले महीने पे संदीप ने सोनी बेचा, सुधीर ने बीपीएल का प्रोडक्ट बेचा, आशीष ने ओनिडा का प्रोडक्ट बेचा और ये उसका अमाउंट है। इसी तरीके से इन लोगों ने 6 महीने का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। हमें ये पता करना है कि सुधीर का एवरेज सेल यानी हर महीने अप्रॉक्सीमेट कितना सेल करके देता है। तो इसके लिए हम एवरेज इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे होगा चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ। अब एवरेज इफ के अंदर भी आपको 3 हिस्से मिलते हैं यानी 3 आर्गुमेंट। पहला हिस्सा होगा रेंज, तो हम रेंज में ये सारे नाम ले लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर हम लेंगे सुधीर को, ये जो सामने सुधीर जिसका पता करना है, कॉमा और एवरेज रेंज में हम ले लेंगे इस सेल्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, मैं दोबारा एक बार आपको दिखाता हूं। इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज के अंदर हमने सारे नेम को ले लिया, कॉमा क्राइटेरिया के लिए हमने सुधीर पे क्लिक किया और सम रेंज के लिए हमने या फिर एवरेज रेंज के लिए हमने ये पूरा सेल्स ले लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे 1805 रुपया पड़ रहा है पर मंथ का एवरेज सेल। अब अगर हम सुधीर को देखें तो मिनिमम 6 बार सुधीर होगा। तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पे भी सुधीर है उसकी वैल्यू को प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे सुधीर ने 1500 का बेचा जैन में, फिर सुधीर ने अगले महीने में बीपीएल का बेचा 3600 का, फिर अगली बार सुधीर ने बीपीएल का 1800 का बेचा, फिर अगली बार सुधीर ने 6300 रुपए का बेचा यानी 1630 रुपए का, सॉरी, फिर सुधीर ने 1600 का बेचा और अगली बार सुधीर ने 650 का बेचा है। तो 6 टाइम बेचा गया है। एंटर करते हैं तो 10,830 रुपए का बेचा है। अभी ये 10,830 रुपया 6 महीने में बेचा गया है। तो इस टोटल अमाउंट को लीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज पता चल जाएगा। 1,805 रुपया पर मंथ का एवरेज बन रहा है। होप कि ये भी आपको समझ में आया हो। अब आते हैं एवरेज इफ पे। सेम प्रोसेस, यहाँ पे एक से ज्यादा जब क्राइटेरिया रहेगी तब आप पता कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पूरे टेबल के अंदर ये पता करना चाहते हैं कि सुधीर ने बीपीएल का जो सेल किया उसका एवरेज सेल कितना रहा है, राइट। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ पे एवरेज इफ्स का इस्तेमाल कर देंगे। कैसे होगा चलिए इसे भी एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा इक्वल टू एवरेज इफ्स, सबसे नीचे फंक्शन मिलेगा। सबसे पहला इसमें जो आर्गुमेंट होता है वो होता है एवरेज रेंज। तो हमें यहां से एवरेज निकालना है, तो हमने सेल्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, अब लगा दिया कॉमा। अगले हिस्से पे है क्राइटेरिया रेंज 1, चाहे आप प्रोडक्ट को चूज करें या नेम को। तो इस केस में हम इसी तरीके से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हमने प्रोडक्ट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और इन सारे प्रोडक्ट में फिलहाल हमें बीपीएल पता करना था, कॉमा। अगला हिस्सा है क्राइटेरिया रेंज 2, उसमें हमने सारे नाम को सेलेक्ट किया और इन सारे नाम में फिलहाल सिर्फ सुधीर का पता करना है, तो क्राइटेरिया 2 हमारा सुधीर बना। एंटर करते ही आप देखेंगे सुधीर का बीपीएल में एवरेज सेल हुआ 2350। तो क्योंकि सुधीर ने बीपीएल का ज्यादा प्रोडक्ट सेल किया था, देखिए मार्च महीने में भी सुधीर ने बीपीएल बेचा है, उसके बाद फैब में भी सुधीर ने बीपीएल का ही बेचा हुआ है, इसी तरीके से मई में भी सुधीर ने बीपीएल का बेचा है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सुधीर ने 1600 का बेचा है बीपीएल का, फिर ऊपर आएंगे यहाँ पे सुधीर ने ओनिडा बेचा है तो इसे स्किप कर देंगे। यहाँ पे बीपीएल यहाँ पे 1650 का बेचा हुआ है, फिर से हमने प्लस किया, फिर यहाँ सुधीर ने बीपीएल का 3600, यानी 3 महीने में उसने टोटल सेल किया है 7,050 रुपए का। तो आपको क्या करना है, इसी 7,050 रुपए को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जितने महीने में बेचा है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा 2350, जो कि हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं जिसका नाम है सब टोटल। सब टोटल क्या करेगा, कैसे करेगा, उसे भी समझ लेते हैं। मान लो कि हमें ये पूरा जो डेटा है जिसमें हमने आईडी,
नेम, रीजंस, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट ये दिया हुआ है और हमें यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट पता करना है। अप्रोक्सीमेट देखिए ये हम नॉर्मली सम से भी पता कर सकते हैं, लेकिन सब टोटल क्या करेगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। जब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सब टोटल, तो आप देखेंगे नीचे की तरफ रिटर्न अ सब टोटल इन ए लिस्ट ऑफ डेटाबेस। अब जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आ गए। अब सब टोटल में हम चाहें तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं, सम टोटल में हम चाहें कि इसमें कितने प्रोडक्ट हैं ये पता कर सकते हैं, सम टोटल में हम चाहें तो इसमें से मैक्सिमम कौन सी क्वांटिटी है वो भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए सम टोटल यानी सब टोटल के अंदर सम करना चाहते हैं। तो सम के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको प्रेस करना होगा 9। तो हमने यहाँ पे लिया 9, लगा दिया कॉमा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए हम दिए कि ये सबका सम करके हमें डेटा दे दो, ब्रैकेट क्लोज किया और कर दिया एंटर। तो ये जितनी भी हमने अपनी क्वांटिटी बेची है वो है 363। इसी तरीके से यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना, तो फिर से हमने लिया सब टोटल, फिर से हमें सम करना है तो 9 नंबर प्रेस किया और रेफरेंस में हमने इस सारे अमाउंट्स को देकर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास टोटल अमाउंट आ गया 9,54,289। क्लियर? तो सब टोटल में कई ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अलग अलग काम कर सकते हैं। सिर्फ सम ही नहीं कर सकते, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी लगा सकते हैं। ये सारे फंक्शंस उसमें अवेलेबल हैं। अगला हिस्सा है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कब और कहां करते हैं इसे भी समझ लीजिए। अगर आप कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे इसका टोटल निकाल के आपको दिखा देता हूं। अब हमने माउस ईस्ट रीजन में 220 रुपए के हिसाब से 10 बेचा है, राइट। यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट रीजन में हमने कीबोर्ड 300 रुपए के हिसाब से 12 पीस बेचा है। तो यहाँ अमाउंट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट कर सकते हैं, या फिर एक और फंक्शन है जिसका नाम है प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट भी लिखते हो तो ये भी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके उसका टोटल देता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 में हमने ले लिया 220 जो कि इसकी प्राइस है, और नंबर 2 में हमने उसकी क्वांटिटी दे दी जो कि 10 है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 2200 रुपया हुआ। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूला लगाकर क्वांटिटी इंटू रेट कर दीजिए। तो इक्वल टू क्वांटिटी पे क्लिक करिए, इंटू इस रेट पे क्लिक कर दीजिए, आपको आउटपुट सेम आ जाएगा। अब इसे हम सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका टोटल निकालते हैं। मैं थोड़ी सी जगह यहाँ बनाने के लिए कंट्रोल प्लस करेंगे तो एक नया रो आ जाएगा, और यहाँ पे हम सम करते हैं। अब इस सम में हमने क्या किया, इस सारे अमाउंट को जोड़कर यहाँ पे एक ग्रांड टोटल ले आया जिसमें आ रहा है 9,54,289 रुपया। बट एक सिचुएशन आपको देते हैं कि अगर आपके पास ये अमाउंट वाला हिस्सा नहीं है और इसके बाद भी आपको टोटल निकाल के लाना है, यानी अब तक हमने कितने रुपए का बेचा वो यहां पता करना है। आपके पास टोटल निकालने वाला जो कॉलम था उसे हमने हाइड करके दे दिया है, और अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये बताना है कि अब तक हमने टोटल जो बेचा हुआ है वो कितने रुपए का है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए परफेक्ट फॉर्मूला है या परफेक्ट फंक्शन है सम प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट का सम करके देगा। तो इसके लिए आप करो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, रिटर्न द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ एरे। तो ये सबसे पहले एरे 1 में हमने पूरी प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा, और उसके बाद हमने एरे 2 में सारी क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट किया क्लोज और कर दिया एंटर। अमाउंट आपको याद होगा 9,54,289 ही आया था। आप देखेंगे बिना उस कॉलम के भी हमने वही काम कर लिया सम प्रोडक्ट के यूज से। अब अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे ओपन करके दिखाएं तो आपको दिखेगा कि आपका जो टोटल यानी कि ग्रांड टोटल आया था वो 9,54,289 रुपये आया था। तो सम प्रोडक्ट आपकी एक रेंज के अंदर जितना भी डेटा सेलेक्ट करेंगे, दूसरी रेंज का डेटा जितना भी सेलेक्ट करेंगे, उन सब का टोटल निकाल के आपको दे देता है। नेक्स्ट फंक्शन है पीएमटी। पीएमटी का इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है।
और हम इसमें क्या चीज और कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि हमने लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपया बैंक से, और इस 2 लाख को चुकाने के लिए बैंक से हमने 5 साल लिया हुआ है, और बैंक हर साल आपसे 12.5% का इंटरेस्ट लगाएगी। यानी जो 2 लाख रुपए आपने लिया है उस पे ईयरली 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। अब हमें यहाँ ये पता करना है कि अगर हम इसकी ईएमआई पता करना चाहते हैं कि हर महीने कितना रुपया देना होगा, जिससे 2 लाख और इंटरेस्ट रेट सारा 5 साल के अंदर मिट जाए। बट हमें अभी जो इंस्टॉलमेंट निकालनी है वो निकालनी है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ऐसी कंडीशंस में हम पीएमटी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, इन दोनों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। कांस्टेंट पेमेंट का मतलब जो अभी इंस्टॉलमेंट आपकी आने वाली है वो लगातार 5 साल तक सेम रहेगी। कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट का मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट आपके इस लोन अमाउंट पे अप्लीकेबल है या अप्लाई किया गया है वो 5 साल तक सेम रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर आर्गुमेंट की बात करें तो नॉर्मली 3 आर्गुमेंट पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें देखिए सबसे पहले है रेट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.50, अगर आप देखेंगे तो ये रेट आपके इस लोन पर ईयरली लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपको ये पैसा मंथली भरना है तो आप इसे क्लिक करके डिवाइड 12 कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट जो ईयरली था वो कन्वर्ट हो जाएगा मंथ में। अब अगला हिस्सा पूछा जाता है एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड। आपने जो लोन लिया है उसके लिए कितने साल आपने लिए हैं भरने के लिए। तो हमने साल लिए हैं 5, लेकिन क्योंकि हमें अपना सारा अमाउंट मंथली भरना है तो साल को हमें कन्वर्ट करना होगा मंथ में। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 12, तो 12 को 5 से इंटू करेंगे हो जाएगा 60 महीने का, कॉमा। अगला हिस्सा है पीबी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। इस समय जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 2 लाख की, और यहाँ पे हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। तो हमारी जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 4500। एक और चीज ध्यान से देखिए, ये एक राउंड वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसके राउंड वैल्यू से थोड़ा कम और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्चुअल अमाउंट है 4499 रुपया 59 पैसा। ये अमाउंट आपका आएगा। मैंने इसे राउंड वैल्यू किया था तो आपको 4500 रुपया दिख रहा था। यानी 4500 रुपया आपको हर महीने 5 साल तक भरना होगा। तो आपने जो 2 लाख का लोन लिया है और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो दोनों खत्म हो जाएगा। अगला हमारा फॉर्मूला है एफबी के लिए। एफबी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। अगर आप किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए कर रहे हैं और वो कंपनी आपको कुछ रिटर्न में इंटरेस्ट दे रही है, तो आप यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं कि इतने साल के बाद इस टोटल अमाउंट पे कितना हमें पैसा मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है। एज्यूम करिए कि हम हर महीने 1000 की LIC पॉलिसी चला रहे हैं, और ये जो LIC पॉलिसी है वो हमें 15 साल तक रन करना है, और इस पॉलिसी पे LIC हमें 6.50 ईयरली इंटरेस्ट पे करना करेगी। तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि आफ्टर 15 ईयर LIC कंपनी से हमें कितना पैसा रिसीव होगा अगर हम हर महीने 1000 रुपया भरते हैं, राइट। तो यहाँ पे एफबी नाम का फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू एफबी, रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन है वो रिटर्न करेगा फ्यूचर वैल्यू। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहला हिस्सा होगा रेट। तो रेट है ये, क्योंकि ये ईयरली है तो इसे हमें डिवाइड करना होगा 12 से, कॉमा। अब अगला हिस्सा हमें मिल रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड। ये है हमारा नंबर ऑफ पीरियड, और इसे इंटू कर देंगे 12 से और लगा देंगे कॉमा।
अब अगले हिस्से पे हमें पता करना है पीएमटी यानी पेमेंट पर मंथ जो हम दे रहे हैं वो है 1,000 रुपए की। अब जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आया 3,03,544 रुपया। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक साल में होता है 12 महीना और हम भर रहे हैं 15 साल तक, तो 180 महीना हो गया। क्योंकि हम 1,000 रुपया हर महीने भर रहे हैं तो अगर हम इंटू कर देते हैं 180 से तो 1,80,000 हो गया, यही हमने पे किया है। अब हमें जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 3,03,544 रुपया 77 पैसा और हमने जो पे किया हुआ है वो 1,80,000 रुपया। एंटर करेंगे तो हमें इंटरेस्ट में मिल रहा है 15 साल के बीच में 1,23,544 रुपया 77 पैसा। ये एज ए इंटरेस्ट LIC कंपनी से हमें रिसीव होगा 15 साल में। अगला हमारा है पीएमटी, IPMT और PPMT। इसके साथ में हम एक और फंक्शन देखेंगे, वो आपको बोनस में हम बता रहे हैं, उसका नाम है गोल सीक। तो वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि गोल सीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक और रियल लाइफ डेटा लिए हुए हैं। अज्यूम करके चलते हैं कि हमने यहाँ पे एक मोबाइल खरीदा सैमसंग की, जिसकी कीमत है 15,500 रुपया, लेकिन ये लोन पे है। हमने जो डाउन पेमेंट किया हुआ है 1,000 रुपया डाउन पेमेंट हो गया है। उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 6.50 ईयरली और इस पूरे पैसे को हम एक साल में भरने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें पता करना है मंथली EMI कितना बनेगी। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू PMT। सबसे पहले रेट पे आएंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, फिर आएगा NPR नंबर ऑफ पीरियड, इसको कर देंगे इंटू 12 से, कॉमा, और उसके बाद आएगा PB, ये है प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें से माइनस करेंगे अपना डाउन पेमेंट, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1,251 रुपया पर मंथ हमें एक साल तक भरना होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अज्यूम करके चलिए कि 1,251 रुपए की जगह पे हम सिर्फ 1,000 रुपया भरना चाहते हैं और हमने जो भी लोन जिससे ले रहे हैं उससे कहें कि भाई अभी हम डाउन पेमेंट 1,000 से ज्यादा दे सकते हैं, डाउन पेमेंट की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आने वाले जितने भी महीने हैं उसमें सिर्फ हम 1,000 रुपया ही भरना चाहते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा कि हमें अपने आने वाले सारे इंस्टॉलमेंट सिर्फ 1,000 रुपए के हों, और अगर 1,000 रुपए के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू चेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं कि हम डाउन पेमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं गोल सीक फंक्शन। आपको जहां पे PMT फॉर्मूला लगाए हो वहां पे क्लिक रखिए। अब आ जाइए आप यहाँ डेटा पे। डेटा के अंदर आपको एक टैब मिलेगा, यहाँ नीचे देखिए डेटा टूल्स, इसके अंदर मिल जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गोल सीक फंक्शन करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए। गोल सीक फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट होते हैं, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजेस सेल। सेट सेल का मतलब होता है वो सेल जिसमें सेट करना है। सेट क्या करना है? 1,000 रुपया। तो टू वैल्यू का मतलब क्या सेट करना है? तो हमने कहा ये जो B8 नाम का सेल है इसके अंदर 1,000 रुपया आना चाहिए, ना कि 1,251 रुपया। और बाय चेंजिंग सेल में हमने अपने डॉक्यूमेंट जो डाउन पेमेंट किया था 1,000 रुपया उसमें चेंजेस चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि भाई इसमें कितना रुपया डालें जिससे आने वाले 12 महीने तक सिर्फ 1,000 रुपया आए। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका अभी का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 3,912 रुपया डाउन पेमेंट देना होगा। तो आने वाले अगले 12 महीने तक आपको 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। क्लियर? अब अगला हिस्सा यहाँ पे अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो हम 1,000 रुपया लोन वाली कंपनी को दे रहे हैं उसमें हर महीने का इंटरेस्ट कितना जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो रहा है, और लोन अमाउंट तो हमें पता ही है, इंस्टॉलमेंट हमारा 1,000 रुपया होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको इंटरेस्ट खाली पता करना है तो IPMT लगाते हैं।
अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पीपीएमटी लगाते हैं। तो अभी के केस में हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट पता करना चाहते हैं या इंटरेस्ट अमाउंट पता करना चाहते हैं, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू आईपीएमटी। रिटर्न द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। परफेक्ट। रेट पे आते हैं तो रेट है हमारा ये, इसे कर देंगे 12 से डिवाइड, कॉमा अगले वर्ड एक नया आपको मिलेगा आर्गुमेंट, वो है पीईआर। दैट इज पीईआर का क्या मतलब? पीईआर का मतलब होता है प्रेजेंट मंथ। तो प्रेजेंट मंथ हमारा है पहले महीने का पता करना है, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड हमारा 1 साल का है, इनटू 12। अगर यहां पे 12 मंथ लिखा होता है तो आप डायरेक्टली पास कर सकते थे, कॉमा पीबी प्रेजेंट वैल्यू ये है और इसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे। अभी ब्रैकेट क्लोज करते हैं और करेंगे एंटर। तो पहले महीने के इंस्टॉलमेंट पे 62.77 रुपया आपका एज ए इंटरेस्ट लगने वाला, यानी जैसे ही आप 1000 रुपया पे करेंगे तो उसमें पहले महीने पे 62 रुपया आपका एज ए इंटरेस्ट जा रहा है। अब यहाँ पे हमें पता करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? पीपीएमटी फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल टू पीपीएमटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिर से हम रेट पे आते हैं, डिवाइड बाय 12, कॉमा एनपीआर यानी पीईआर प्रेजेंट मंथ, तो ये हो गया पहले महीने का, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड 1 साल है, इसे इंटू करेंगे 12, कॉमा पीबी में हम प्रेजेंट वैल्यू और माइनस अपना डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। अब इन दोनों को यहां पे ऐड करेंगे। अगर हमारी वैल्यू 1000 रुपया आ रही है तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो इक्वल टू सम, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों को जोड़ देंगे, इंटर करेंगे तो देखिए 1000 आ गया। अब यहां पे भी आप एक एक महीने का निकालना चाहते हैं तो मैनुअली निकालिए या फिर इसको फ्रीज करके ड्रैग कर सकते हैं। इक्वल टू लगाकर लिखेंगे सबसे पहले आईपीएमटी, रेट पे क्लिक करेंगे तो रेट है हमारा ये, यहां पे कर देंगे F4 डिवाइड बाई 12, कॉमा अगला हिस्सा है पीआर प्रेजेंट मंथ, तो ये ड्रैग करने पे चेंज होगा तो इसे F4 नहीं करना है, कॉमा अगला हिस्सा आता है एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, तो ये है, इसे भी करेंगे F4 इंटू 12, कॉमा अगला हिस्सा है पीबी, पीबी यानी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ये है, इसे भी करेंगे F4 माइनस डाउन पेमेंट, इसे भी करेंगे F4, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो अगले महीना जब हम दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 57.59 रुपया हमारा एज इंटरेस्ट जाएगा। अब इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं तो सबका इंटरेस्ट आपके सामने आ चुका है। अब इसके बाद का हिस्सा हमें प्रिंसिपल पता करना है, तो यहां पे हमने लिखा इक्वल टू पीपीएमटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेट पे आते हैं तो रेट है ये, F4 करके डिवाइड बाई 12, कॉमा पीईआर यानी प्रेजेंट मंथ, तो दूसरे महीने का चाहिए, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, तो हमारे पास है 1 साल का, पहले करेंगे F4 फिर करेंगे इंटू 12, कॉमा अगला हिस्सा हमारा आता है पीबी, प्रेजेंट वैल्यू ये है, इसे भी करो F4 माइनस डाउन पेमेंट और इसे कर देंगे F4, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो 942.31 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट आता है। इस तरीके से हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे आप भरते जाएंगे कम होता जाएगा, क्योंकि अमाउंट कम होता जाएगा और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। अब इन सबको आपको सिर्फ सम करके निकाल लेना है, ठीक। तो हमने पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी ये तीनों फॉर्मूले को यहाँ पे सीखा। अगला और लास्ट हमारा फंक्शन है रैंक। अब रैंक को समझने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप रैंक को किस ऑर्डर में देखना चाहते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है डेटा, इसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, उनके 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, उनका टोटल निकाल दिया। अब देखिए 148, 150, 151, 182, 188, अब सारे नंबर अलग अलग हैं तो उनके रैंक भी बनने चाहिए। तो हम यहाँ पे उनके मार्क्स के बेस पे रैंक बनाना चाहते हैं, तो हमने लिखा इक्वल टू तो रैंक।
ब्रैकेट ओपन किया, रैंक के अंदर सबसे पहले नंबर देना है तो नंबर है ये। अब क्योंकि ये नंबर आगे की तरफ ड्रैग होने पे चेक होता रहेगा तो कॉमा लगाते हैं। रेफरेंस के लिए यहीं पे चेक करेंगे, इसे कर देंगे 4 कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। फिलहाल के लिए हम असेंडिंग लेंगे तो उसके लिए लगाते हैं 1। अगर आप डिसेंडिंग में लेते हैं तो उसके लिए लगा सकते हैं 0। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे मैं अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखिए कुछ इस तरीके से रैंक बन रहा है। बट आप खुद सोचिए कि जिसका 256 मार्क्स है वो रैंक नंबर 8 पे जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये सीरियलाइज करके देता है और हमें इसको उल्टा चाहिए। तो इस बार हम डिसेंडिंग करके आपको दिखाते हैं ताकि आप और आसानी से समझ जाए। तो यहाँ पे हमने लिया रैंक, सबसे पहला हिस्सा है नंबर, तो हमने इस नंबर को लिया कॉमा। रेफरेंस के लिए हम सारे नंबर्स को ले लेते हैं F4 करके कॉमा, और डिसेंडिंग के लिए इस बार हम 0 डाल देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। अभी 148 जो है वो सही जगह पे अपनी पहुंचा 8 नंबर रैंक पर, और 256 क्योंकि सबसे बड़ा मार्क्स है तो ये एक रैंक का है, 236 दूसरे नंबर के रैंक है, 202 तीसरे नंबर का, 188 चौथे नंबर रैंक पे आया, 182 पांचवें नंबर पे। और इस तरीके से एक परफेक्ट रैंकिंग सिस्टम हमने यहाँ पे क्रिएट किया।